हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दल शिक्षण क्या होता है। दल शिक्षण विधि के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। दल शिक्षण विधि की अर्थ, परिभाषा, इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, इसके सोपान, दल शिक्षण विधि के उद्देश्य, विशेषताएं तथा इसके क्या गुण और क्या दोष है। आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। दल शिक्षण विधि जो है हमारा, वो प्रमुख शिक्षण विधियों में से एक है। इसके पहले हमने अन्य शिक्षण विधियां जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना या इसे प्रायोजना विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि तथा जिसे अन्वेषण विधि कहते हैं, तथा समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मस्तिष्क उद्वेलन विधि तथा व्याख्यान विधि आदि, ये सभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे एक बार जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है दल शिक्षण विधि। देखेंगे इसको हम। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। चलिए देखते हैं। दल शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीम टीचिंग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है किसी दल द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना। दल शिक्षण में एक अध्यापक के स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों के दक्ष अध्यापकों एवं उसके सहायक होते हैं। यह दल विषय वस्तु एवं विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से संपादित करते हैं। ओके, इस विधि का जब सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1955 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, इसे नोट में नोट करके लिखेंगे। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था तथा कहाँ किया गया था तथा किस विश्वविद्यालय में किया गया था, इसे हम ध्यान में रखेंगे। ओके, इतना क्लियर है कि दल शिक्षण हमारा अंग्रेजी शब्द के टीम टीचिंग से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ है किसी दल द्वारा शिक्षण कार्य किया जाना जिसमें एक से अधिक अध्यापक होते हैं और एक साथ मिलकर अपना शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, इसे हम टोली शिक्षण विधि या टोली टीम टीचिंग भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं दल शिक्षण विधि का अर्थ एवं परिभाषा। देखते हैं यहाँ पर दल शिक्षण का अर्थ, हेडिंग लिखेंगे। इसमें देखते हैं दल शिक्षण में दो या दो से अधिक अध्यापक मिलकर किसी कक्षा की अध्यापन संबंधी योजना बनाते हुए उसे क्रियान्वित करते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझाया था कि दल शिक्षण में दो या दो से अधिक अध्यापक जो होते हैं, दक्ष अध्यापक, एक साथ मिलकर, कुशल एवं दक्ष अध्यापक एक साथ मिलकर किसी कक्षा के अध्यापन के लिए संबंधी योजना बनाते हैं और उसे क्रियान्वित भी एक साथ ही करते हैं। ठीक है, तथा उसका मूल्यांकन करते हैं। यह मूलतः इस धारणा पर आधारित है कि एक अध्यापक की तुलना में कुछ अध्यापक मिलकर अध्यापन कार्य करें तो इसके परिणाम अधिक अच्छे होते हैं। ठीक है, यानी कि एक अध्यापक के स्थान पर कई अध्यापक, दो से तीन या दो से अधिक अध्यापक एक साथ मिलकर काम करें, योजना बनाएं अध्यापन की तथा उसे क्रियान्वित करें, उसका मूल्यांकन करें। ठीक है, तो उसका परिणाम अधिक अच्छा होता है। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, दल शिक्षण से अभिप्राय शिक्षकों के दल के द्वारा कक्षा में विद्यार्थियों के शिक्षण से है। इसमें एक प्रमुख शिक्षक होता है। यह शिक्षक विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है, यानी कि एक जो होता है वो मेन टीचर होता है जो कि हमारे विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है, बाकी सब सहयोगी होते हैं। ओके, अन्य शिक्षक आवश्यकता अनुसार कक्षा में एक निश्चित क्रम में अध्यापन करते हैं। यहाँ पर क्रम होगा, कर्म नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, अध्यापन करते हैं। इस प्रकार यह एक संगठनात्मक विधि है जिसके अंतर्गत कई व्यक्ति मिलकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सम्मिलित प्रयास करते हैं। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो एक ही अध्यापक के लिए कक्षा पर नियंत्रण नहीं होता। ऐसी स्थिति में दो या दो से अधिक अध्यापक हो तो विद्यार्थियों पर समुचित ध्यान दिया जा सकता है। इसी के लिए हम लोग दल शिक्षण या टीम टीचिंग, टोली शिक्षण भी से हम कहते हैं, उसका हम इस शिक्षण विधि का हम उपयोग करते हैं। जब कक्षा में अधिक विद्यार्थी होते हैं तो कक्षा में अनुशासनहीनता की संभावना होती है, बनी रहती है। तो दो या दो से अधिक अध्यापक मिलकर विद्यार्थियों पर समुचित ध्यान दे सकते हैं, इसीलिए ये टीम टीचिंग यानी कि शिक्षण विधि का प्रयोग हम करते हैं। ओके, अब देखते हैं दल शिक्षण की परिभाषाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं डेविड के अनुसार। डेविड ने कहा है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों तथा योग्यताओं एवं दक्षताओं को एकत्र करते हैं और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षकों की एक टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वे विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हैं। ये किसके अनुसार है? ये डेविड ने कहा हुआ है, डेविड के अनुसार है। परिभाषाओं को हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं। ओके, अब देखते हैं जेपी पुरोहित द्वारा।
जेपी पुरोहित के अनुसार इन्होंने कहा है 2 या अधिक अध्यापक मिलकर नियमित रूप से किसी कक्षा का अध्यापन संबंधी योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं तथा उसका मूल्यांकन करते हैं। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा था कि 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर नियमित रूप से किसी कक्षा का अध्यापन करने के लिए उससे संबंधी योजना बनाते हैं तथा उसे क्रियान्वित भी करते हैं कक्षा में जाकर, और उसका मूल्यांकन भी करते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं दल शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं। दल शिक्षण के सोपान, पहला है योजना, दूसरा व्यवस्था, तीसरा मूल्यांकन। जैसा कि अभी हमने जस्ट ऊपर यहाँ पे समझा था, जेपी पुरोहित जी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, 2 या अधिक अध्यापक मिलकर नियमित रूप से किसी कक्षा का अध्यापन संबंधी योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। तो पहला सोपान ये हमारा हो जाएगा, सबसे पहले किसी कार्य को करने से पहले हम उसकी योजना बनाते हैं। ठीक है, तो पहला चरण जो है, सोपान या चरण या स्टेप्स कहते हैं इसे हम, जो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा वो योजना बनाना होगा। दूसरा व्यवस्था, कैसे हमें अध्यापन कार्य कक्षा में जाकर करना है, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम काम करते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा व्यवस्था, और तीसरा हो जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद जब कक्षा में हम अध्यापन कार्य कर लेंगे तो उसका मूल्यांकन करना जरूरी है, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा तीनों सोपान है दल शिक्षण के। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप इतना अभी तक जो बताया गया आपको समझ में आ रहा हो। अब हम आगे देखते हैं दल शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। दल शिक्षण के सिद्धांत में पहला पॉइंट लिखेंगे, शिक्षकों की योग्यता अनुसार चयन करना, समय सीमा निर्धारण, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान, उपयुक्त वातावरण तैयार करना। पांचवा पॉइंट है हमारा पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुदेशन का स्तर निर्धारण। छठा पॉइंट संपूर्ण शिक्षण कार्यों का निरंतर पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों को सक्रिय रखना, एक्टिव रखना, और समूह के आकार का भी निर्धारण। ये है हमारे दल शिक्षण के सिद्धांत, इसे हम ध्यान में रखेंगे। ओके, इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं दल शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। दल शिक्षण के उद्देश्य, इसको भी पॉइंट में ही हम लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा विषय के विभिन्न विशेषज्ञों का लाभ प्राप्त करना तथा नवीन तरीके से शिक्षण प्रदान करना। ये सारे हमारे दल शिक्षण के उद्देश्य हैं। विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करना तथा विद्यालय के में संगत भावना का विकास, छात्रों में अध्ययन अध्यापन आदतों का निर्माण तथा आखिरी पॉइंट हमारा विद्यालय के समस्त मानवीय एवं भौतिक साधनों का समुचित उपयोग करना। ये हमारे दल शिक्षण का उद्देश्य है। इसे भी हम पॉइंट में लिखेंगे, ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं इसे, क्योंकि आजकल जो हमारा एग्जाम हो रहा है वो सब्जेक्टिव पर हो रहा है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों में है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में हमारे 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमें एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के, एक क्वेश्चन 5 नंबर के। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में हम इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो हमें सारे पॉइंट छोटे छोटे ही ध्यान देने हैं, छोटे छोटे पॉइंट में ही हम लिखते हैं। अब हम देखते हैं दल शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इस विधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक कार्य करते हैं, ये पहली विशेषता हो गई, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा था। दूसरा, दल शिक्षण में कक्षा पर जो नियंत्रण होता है स्थापित रहता है। अभी हमने ऊपर ही समझा कि जब 1 से अधिक टीचर रहेंगे और विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो अनुशासनहीनता नहीं आएगी, अनुशासन बना रहेगा, कक्षा पर नियंत्रण रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना तथा लास्ट है हमारा दल शिक्षण छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक ज्ञान मिलता है। ठीक है, ये थी हमारे दल शिक्षण की विशेषताएं। अब हम देखते हैं दल शिक्षण के लाभ कौन कौन से हैं। एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, पहला देखते हैं शिक्षकों का अभाव, दूसरा ज्ञान में वृद्धि, तीसरा पाठ्यक्रमों में परिवर्तन, चौथा विज्ञान की प्रगति, पांचवा छात्र संख्या में वृद्धि, छठा नवीन शिक्षण योजनाओं का विकास। ये हो जाएंगे हमारे दल शिक्षण के लाभ के पॉइंट में। तथा अब हम 2-4 पॉइंट दल शिक्षण की सीमाओं में, या इसे हम दोष भी कहते हैं, दोष भी कह सकते हैं, दल शिक्षण के दोष। इसमें समन्वय स्थापना में कठिनाई, सहयोग की भावना अनिवार्य, अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता, आर्थिक भार भी होता है इसके दोष, स्वतंत्र शिक्षण का हनन। ये हो जाएगा हमारा दल शिक्षण की सीमाएं या दोष। ओके, इतना क्लियर है? सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जो बताया गया हो वो आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपकी समस्या का समाधान हो सके। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। थैंक यू।